Assalamu alaikum students, welcome to the Molecular Mind with AS. बच्चे today we are going to discuss long questions for chapter number 4 stoichiometry, descriptive questions. So the first question is which conditions must be fulfilled before writing a chemical equation for a reaction. बच्चे यहाँ पे उन्होंने आपसे कंडीशंस पूछी हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर आपने राइट करनी है तो उसके लिए आप किन कंडीशंस को फॉलो कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे ये 5 कंडीशंस राइट हुई हैं कि सबसे पहले तो कोई भी केमिकल इक्वेशन हो आपको पता होना चाहिए उस केमिकल इक्वेशन में जो आपके पास लेफ़्ट साइड होती है उस पे रिएक्टेंट्स होते हैं एंड राइट साइड पे आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं. किसी भी केमिकल इक्वेशन की एक हिस्ट्री होती है कि जब आप उसके अंदर केमिकल चेंज रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को विजुअल डिस्क्रिप्शन देते हो रिटन फॉर्म में. उसको करने के लिए आप लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट्स लिखते हैं एंड राइट साइड पे प्रोडक्ट्स लिखते हैं, ठीक है, और एरो लगाते हैं ताकि आप इंडिकेट कर सके कि रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए आप एरो की इंडिकेशन करते हैं. तो देखिए बच्चे यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन आपके पास जो आ रही है किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट करने के लिए वो है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन. बच्चे ये देखिए लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अगर हम केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ मास की एक कंजर्वेशन देखें तो इसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास जो है वो सेम होगा, ठीक है. कोई भी एडिशनल एटम ना प्रोड्यूस होगा न डिस्ट्रॉय होगा. सेकंड स्टेप में बच्चे आपने हर एलिमेंट और हर कंपाउंड का फॉर्मूला आपने करेक्टली राइट कर लेना है. फिर उसकी मोल रेशो डिटरमिन कर लेनी है कि आइदर उसका 1 मोल है 2 मोल है और प्रोडक्ट में वो कितने मोल बन रहा है. देन आप फोर्थ स्टेप में डायरेक्शन इंडिकेट करोगे. डायरेक्शन कैसे इंडिकेट करोगे बच्चे, देखिए कुछ आपके पास केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो फॉरवर्ड में जाते हैं, कुछ आपके पास ऐसे होते हैं जो बैकवर्ड डायरेक्शंस में जाते हैं. तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शंस की इंडिकेशन आपने लाजमी करनी है. जब फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है तो ये वाला एरो यूज़ होता है, जब बैकवर्ड डायरेक्शन होता है तो इसी एरो को हम ऐसे इसका हम एक साइड बनाते हैं एंड साथ डबल एरो उसके ऑपोजिट में बनाते हैं, ठीक है. एंड फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज़ कि आप कोई भी अगर आप एटम लिख रहे हैं एलिमेंट तो आपने उसके नीचे ज़रूर लिखना है कि दिस इज़ इन द सॉलिड फॉर्म, दिस इज़ इन द लिक्विड फॉर्म और दिस इज़ इन द गैसियस फॉर्म. और ए क्यू अगर आप राइट करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो एटम पानी के अंदर हल हुआ है, इट इज़ द सॉल्वेटेड आयन. तो आई होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू. कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर एंड मोल. बच्चे देखिए मैंने आपको जब इसकी चैप्टर की फुल स्टडी करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे एवोगैड्रो नंबर जो है ना वो किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स को कहते हैं. अब बच्चे पार्टिकल्स आपके पास एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है. और किसी भी सब्सटेंस में उसके पार्टिकल्स का नंबर आपके पास एवोगैड्रो नंबर होता है. यहाँ पे देखें ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23 और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से. तो बच्चे ये कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी है, आप एक्सप्लेनेशन में ये राइट कर सकते हो कि एवोगैड्रो नंबर इज़ द नंबर विच इज़ यूज्ड फॉर वेइंग पर्पस, काउंटिंग पर्पस, ठीक है. किसी भी एटम्स के पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए एक टर्म यूज़ होती है जो कि एवोगैड्रो नंबर होता है. तो इस पूरी एक्सप्लेनेशन में आपको यही डिस्क्राइब किया गया है कि अगर आप केमिस्ट्री में एवोगैड्रो नंबर यूज़ करते हो सेम इसी तरह जैसे ग्रोसरी करने जाते हो तो 1 डज़न, बच्चे देखो 1 डज़न में क्या होता है आपके पास, 1 डज़न में 12 आइटम्स होती हैं. अगर आप 1 दर्जन अंडे लेने जाते हैं तो उसमें आपको वो 12 अंडे देता है. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जिस तरह ग्रोसरी में डज़न इम्पोर्टेंट है इसी तरह केमिस्ट्री में
एवोगैड्रोस नंबर इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, आप इनमें से एक दो राइट कर सकते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्वल टू 1 मोल। बच्चे देखिए, आपने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिखना है और उसके साथ आपने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लेना। कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है, उसका 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। सो नेक्स्ट आपके पास बच्चे देखिए, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो आपने 2 मार्क्स का अगर आता है तो आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने आपको बताया है उतना काफ़ी है, आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट टर्म आपके पास है मोल। अच्छा देखिए, मोल क्या होता है? ये किसी भी सब्सटेंस की एक अमाउंट होती है जो अपने अंदर इतने पार्टिकल्स, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं MOL से, ठीक है। अच्छा, अब देखें, हमें पता है, अब ये एक्सप्लेनेशन में देखें कि अ सब्सटेंस में आइदर बी एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। कोई भी सब्सटेंस है वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप एलिमेंट का लिखते हैं तो उसके लिए आप मैथ, एटॉमिक मैथ यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मैथ, फार्मूला के लिए फार्मूला मैथ। तो ये सारे मैथ्स हम किस में लिखते हैं? एटॉमिक मैथ यूनिट्स में लिखते हैं। और जब हम AMU को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, दिस इज टर्म्ड एज द मोल, ठीक है। तो अब आप देखें, इसमें इन्होंने आपको क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी बताई है कि जब भी आप एटॉमिक मैथ को, मॉलिक्यूलर मैथ को या फार्मूला मैथ को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो आपके पास मोल होते हैं। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम्स। अब बच्चे देखें, कार्बन का मास क्या होता है? 12 ग्राम्स होता है। तो इसको हम किसके इक्वल कर देंगे? 1 मोल के इक्वल कर देंगे। इसी तरह वाटर का आपके पास मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? 18 ग्राम, उसको हम 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल कर देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है? देखिए, आपने सारे एटम्स के मैसेज लिख के प्लस कर देना होता है, जो कि 98 ग्राम है, वो भी 1 मोल के इक्वल है। इसी तरह NaCl देखिए एक आयनिक कंपाउंड है, तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करेंगे? फार्मूला मास। इसका मास होता है 58.5 ग्राम। तो जब भी कोई भी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और फार्मूला मास को आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो, देन इट इज़ इक्वल टू 1 मोल। बच्चे देखिए, मोस्टली आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास। तो मोल एंड मास में रिलेशनशिप क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने कैलकुलेट करने होते हैं तो आप उसके मास राइट करते हैं, वो जो सब्सटेंस होता है, और उसको उस पूरे कंपाउंड के मोलर मास से आप डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। और अगर हमने मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है, बच्चे देखें, अगर हम मास ऑफ सब्सटेंस निकाल रहे हैं, लेट्स सपोज हमने ऊपर वाली निकालनी है टर्म, तो ये नीचे वाली सारी मोलर मासेस ऑफ द सब्सटेंस ऊपर चला जाएगा, एंड यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था, अब ये नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह मास ऑफ सब्सटेंस भी निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन वी रिएक्ट 10 ग्राम ऑफ मीथेन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। बच्चे देखें, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ ग्राम्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम्स का मतलब क्या होता है? आपने क्या फाइंड करना है? मास फाइंड आउट करना है। तो देखें बच्चे, आपके पास जो आपके पास रिएक्टेंट्स में कंपाउंड्स यूज़ हो रहे हैं, आप उसका मास निकालेंगे। कुछ आपके पास गिवन है, देखिए 10 ग्राम ऑफ मीथेन। अब मीथेन का मास आपको गिवन है जो कि 10 ग्राम है, ठीक है, और मोलर मास आपने निकाल लेना है मीथेन का, जो कि 16 ग्राम आएगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास आपके पास 44 ग्राम होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे? आपने मास ऑफ CO2 अगर निकालना है तो बच्चे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मास ओवर मोलर मास, और अगर आपने मास निकालना है, ठीक है, देखिए यहाँ पे मोल्स ऑफ, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन निकालेंगे, देन विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द केमिकल इक्वेशन। बच्चे देखिए, मोल्स ऑफ मीथेन कैसे निकालेंगे? मास ओवर मोलर मास डाल के।
अब मैस क्या होता है, आपको पीछे बताया था कि 10 ग्राम ऑफ मीथेन हम यूज़ कर रहे हैं, तो 10 क्या है, मीथेन का मैस है और मीथेन का मोलर मैस है 16, ठीक है। तो 10 विल बी डिवाइडेड विद 16, सो द आंसर इज़ 0.6 मोल। तो अब देखिए, अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाएं तो CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे आपके पास। अब बच्चे देखें, मीथेन आपके पास 0.6 मोल्स हैं, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास प्रोड्यूस हो रही है वो भी 0.6 मोल्स है। सिमिलरली, सो 0.6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड एज पर इक्वेशन, ठीक है। और अगर आपने मैस निकालना है, देखें बच्चे, अगर आपने ये टर्म निकालनी होगी, जैसे ये यहाँ पे राइट हुई है दिस टर्म मैस, अगर आप मैस निकालेंगे तो ये नीचे वाला मोलर मैस नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, मैस निकालने के लिए मोल्स इज मल्टीप्लाइड विद मोलर मैस एंड सो द आंसर इज 27.43 ग्राम्स, ठीक है। So there is question number 4, that how many moles of coal are needed to produce 10 moles of carbon monoxide according to the equation। बच्चे, इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी गई है, केमिकल इक्वेशन को आपने फॉलो करते हुए बताना है कि कितने मोल्स ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। तो बच्चे देखिए, यहाँ पे टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल नीडेड, अगर हमने कोल के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, we have to find the molar ratio between coal and carbon monoxide through the equation। अब देखें क्या होगा, हमने इक्वेशन दोबारा राइट कर ली। अब देखें 3 मोल्स हैं कार्बन के which react with 1 mole of oxygen and 1 mole of water। तो रेशो क्या आ गई आपके पास, वाटर की भी 1 मोल है, ऑक्सीजन की भी 1 मोल है, मगर कार्बन की 3 मोल्स हैं। प्रोडक्ट में 3 मोल्स कार्बन मोनोक्साइड के हैं, 1 मोल्स हाइड्रोजन के हैं। तो बच्चे देखिए, आपके पास क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि 10 मोल ऑफ CO यूज़ हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो हम CO की जगह क्या लगा देंगे, 10 मोल्स। सो 10 मोल्स ऑफ कोल विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। तो बच्चे देखें, अब आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आप देखें, 3 मोल्स के कार्बन के हैं एंड 3 मोल्स ही कार्बन मोनोक्साइड के प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 10 मोल्स कार्बन मोनोक्साइड के होंगे और 10 मोल्स ही कोल के रिक्वायर्ड होंगे कार्बन मोनोक्साइड बनाने के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच SO2 इज नीडेड इन ग्राम्स टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ सल्फर। बच्चे देखें, आपने क्या फाइंड आउट करना है, SO2 का आपने जो है वो फाइंड करना है कि ये कितनी आपको रिक्वायर्ड है 10 मोल्स ऑफ सल्फ़र बनाने के लिए। बच्चे देखिए, मोल्स ऑफ सल्फ़र कितने दिए गए हैं, 10, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और मोलर मैस आपने फाइंड कर लेना है जो कि 64 ग्राम है, और SO2 की आपने क्या फाइंड करनी है, मैस फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन के लिए आपने सबसे पहले वी विल फाइंड द मोल्स ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल लेने हैं मोलर रेशो से, ठीक है। देखिए यहाँ पे H2S प्लस SO2 है, इसके 2 मोल हैं, इसी तरह SO2 के भी 2 मोल्स हैं, ठीक है। वो रिएक्ट करके 2 मोल्स वाटर के दे रहे हैं एंड 3 मोल्स आपको सल्फ़र के दे रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखें, SO2 और सल्फ़र आपने इसके मोल्स लिख लेने हैं। SO2 का 1 मोल है एंड सल्फ़र का 3 मोल है, ठीक है। तो देखें, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप मैथ का रूल फॉलो करेंगे। 1 विल बी डिवाइडेड विथ 3 एंड जो मोल्स होंगे, जो ग्राम्स दिए हुए सल्फ़र के, वो 10 हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 3.33, ठीक है। और इस तरह आप मैस ऑफ SO2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके मोलर मैस के साथ, ठीक है। तो बच्चों, ये एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, डेट हाउ मच अमोनिया इज़ नीडेड इन ग्राम्स टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ यूरिया। देखिए, 2 मोल्स अमोनिया के हैं, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। मैस ऑफ यूरिया लिख देंगे जो कि कितना है, 1 kg, और आपको पता है 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। यूरिया का मोलर मैस 60 ग्राम है, अमोनिया का मोलर मैस 17 ग्राम है। सबसे पहले आप मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड करेंगे। मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड करने के लिए क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला लगता है मैस ओवर मोलर मैस।
तो यूरिया का मैस कितना है 1000 ग्राम, वो लगा देंगे, और उसका मोलर मैस कितना है 60 ग्राम्स, वो डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, तो आपके पास इसका 16.66 आ जाएगा। बच्चे फिर हम इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप देखें 2 मोल अमोनिया के यूज़ हो रहे हैं एंड 1 मोल ऑफ यूरिया का बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स ऑफ यूरिया के साथ, जो कि कितना आ रहा है 16.66 आ रहा है, और इसी तरह अगर इसके 1 मोल है यूरिया के तो वो 16.66 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ यूरिया, तो इस वजह से हम उसके मोल्स को मल्टीप्लाई 2 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई 1 करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास मोलर रेशियो आ जाएगी। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज़ 33.32, और मैस ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करने के लिए आप मोलर मैस को मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स के साथ। सो द आंसर विल बी 567.77 ग्राम्स। बच्चे ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस में बताया था, तो आप मेरी वो वीडियो देखें, उसका लिंक भी मैं अटैच कर दूंगी कि आपने नंबर ऑफ़ एटम्स कैसे कैलकुलेट करने होते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करते हैं, देन आपका जो आंसर आता है आप उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं Na से। तो ये सारे उसी तरह क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस हैं। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट ड्रिंकिंग 8 ग्लासेस ऑफ वाटर every day is required to keep oneself hydrated, especially in summer. If a glass occupies 400 centimeter cube of water on the average, how many moles of water are needed for a single adult? बच्चे यहाँ पे देखें वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, वो पूछ रहे हैं कि अगर आपने to calculate the number of moles of water needed for a single adult, देखिए एक ही बंदे के लिए आपने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करने हैं, जो कि एक दिन में 8 ग्लास पानी के पीता है। बच्चे देखिए 1 ग्लास पानी में कितना ऑक्यूपाई हो सकता है वाटर, 400 सेंटीमीटर क्यूब उन्होंने दिया आपको, ठीक है। तो अगर हम 1 ग्लास में 400 सेंटीमीटर क्यूब वाटर आता है, तो अगर हम 8 ग्लासेस देखते हैं तो 8 ग्लासेस के लिए हम 8 मल्टीप्लाई बाय 400 करेंगे, द आंसर विल बी 3200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड 1 लीटर आपको पता है 1000 cm क्यूब के इक्वल होता है। सो टोटल वॉल्यूम इन लीटर्स इज़, देखिए 3200 को सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड कर देंगे 1000 से, इस तरह हम लीटर्स में वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा बच्चे, द मोलर मैस ऑफ वाटर इज़ अप्रोक्सीमेटली 18 ग्राम पर मोल। आपको पता है मोलर मैस क्या होता है वाटर का, 18 ग्राम पर मोल होता है, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 मोल ऑफ वाटर हैज़ अ मैस ऑफ 1000 ग्राम्स। इसका मतलब ये होता है कि 1 लीटर ऑफ वाटर अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर 1000 ग्राम्स का मैस होता है, ठीक है। और अगर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स इन 3.2 लीटर्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है, तो देखिए मैस ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1000 के साथ, ठीक है। क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, तो आंसर क्या आएगा 3200 ग्राम्स। एंड सिमिलरली अगर मैस ऑफ वाटर आपको मिल गया तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस निकाल के, तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन है कि द केमिकल फार्मूला फॉर सैंड इज़ SiO2। सैंड का केमिकल फार्मूला क्या है, SiO2, बट द सैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर। अच्छा देखिए सैंड जो है वो वाटर की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हाउ हैज़ इट्स फार्मूला बीन डिटर्मिन्ड कीपिंग इन व्यू इट्स स्ट्रक्चर। देखिए इसका स्ट्रक्चर को जानते हुए आप इसका फार्मूला कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चे SiO2 में क्या होता है, कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। सैंड के अंदर ईच सिलिकॉन एटम को कोवलेंटली बॉन्ड किया जाता है 4 ऑक्सीजन के साथ। ये ऐसे ना सिलिकॉन 4 साइड से ऑक्सीजन से बाउंड हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देता है, ईच ऑक्सीजन बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम्स, ठीक है। एंड दिस क्रिएट्स अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ SiO2 दैट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द मटेरियल। तो बच्चे ये है कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ SiO2, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, SiO2 की
मोलर रेशो कैसे आएगी, 1:2, क्योंकि सिलिकॉन का 1 है और ऑक्सीजन का 2 है, ठीक है। एंड क्रिस्टलिनिटी अगर देखें तो सम फॉर्म ऑफ सैंड कैन बी क्रिस्टलाइन सच एज क्वार्ट्ज, अदर्स कैन बी एमोर्फस। कुछ क्रिस्टलाइन होती हैं, कुछ एमोर्फस होती हैं, लेकिन दोनों केसेस में SI2 formula still applies because it describes the overall composition of material regardless of its structural arrangement, ठीक है। तो ये देखें बच्चे, आपने इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।